अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोईद पीज़ादा इन वाशिंगटन। इस वक्त मेरे सामने दो किस्म की डेवलपमेंट्स हैं। एक वो डेवलपमेंट है जहां पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपना वो महफूज फैसला सुनाया और उस फैसले के नतीजे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जो एक पिटिशन एप्लीकेशन थी रिजर्व सीट्स के लिए, माइनॉरिटीज़ और वुमेन की सीट्स के लिए, उसे रद्द कर दिया। दूसरा जो फैसला है वो अमेरिका का फैसला है। एक तरफ अमेरिका है, एक तरफ पाकिस्तान है। मैं दोनों को मिला के आपके सामने एक एनालिसिस रखना चाहता हूँ। अमेरिका में पिछले 12 घंटे में अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने 9-0 से उस फैसले को, कोलोराडो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया, जहां डोनाल्ड ट्रंप का नाम रिपब्लिकन पार्टी के प्राइमरी बैलेट से हटाने का फैसला किया गया था। और यूं अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप का नाम प्रेसिडेंशियल प्राइमरी बैलेट से कहीं पर भी नहीं निकाला जा सकता और अमेरिका की स्टेट्स ये फैसला कर ही नहीं सकती। ऐसा फैसला अगर कोई कर सकता है तो सिर्फ और सिर्फ अमेरिकन कांग्रेस कर सकती है, यानी अमेरिका की पार्लियामेंट कर सकती है। अब इन दोनों फैसलों की क्या अहमियत है, इसकी लीगल डिटेल्स क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप इससे जो लोग मुझे फॉलो करते हैं इससे अच्छी तरह से वाकिफ है कि मैं हमेशा इस चीज़ को एम्फसाइज करता हूं कि लॉ इज़ अ फंक्शन ऑफ द पॉलिटिक्स। सो इसकी लार्जर पॉलिटिकल तशरीह और इंटरप्रिटेशन क्या है पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए, पाकिस्तान के तनाजुर में, और अमेरिका के मुस्तकबिल के लिए। और जब आप अमेरिका के मुस्तकबिल की बात करते हैं तो फिर अमेरिका के साथ साथ दुनिया जो है, उसका जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो भी अमेरिका के मुस्तकबिल के साथ कम अज़ कम इस वक्त की जो सूरत हाल है दुनिया में उसके साथ जुड़ा हुआ है। सो पहले हम चलते हैं पाकिस्तान की तरफ, बिकॉज जैसे कहते हैं अंग्रेजी में मुहावरा है, चैरिटी बिगिंस एट होम। तो मेरे पास बहुत से पॉइंट्स हैं और मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं थोड़ा सा देख देख के ये कहता चला जाऊं। देखिए, पाकिस्तान में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपना वो रिजर्व फैसला सुनाया है जो उन्होंने एक हफ्ता पहले से उन्होंने महफूज रखा हुआ था। इनफैक्ट उन्होंने ये फैसला 2-3 दिन सुनने के बाद, जिसमें उन्होंने ना सिर्फ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को और तहरीक इंसाफ का पॉइंट ऑफ व्यू सुना था, बल्कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू 2-2.5 घंटे या 2 दिन सुनने के बाद उन्होंने बाकी जो सियासी जमातें थीं जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की पिटिशन और एप्लीकेशन के खिलाफ थीं, जो ये कहती थी कि इनको रिजर्व सीट्स नहीं मिल सकती वुमेन और माइनॉरिटीज़ के, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को सुना था। और सुनने के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, जिसके उसके जो चेयरमैन है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं, खुद सुन रहे थे। 5 मेंबर सारे के सारे सुन रहे थे, जिसमें पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, पंजाब के मेंबर भी थे, और फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो पूरे कमीशन को रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हेड करते हैं। इस फैसले को उन्होंने एक हफ्ता पहले महफूज कर लिया था। जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि जब इस फैसले को महफूज किया गया तो पाकिस्तान की जो नई नेशनल असम्बली बनी है, द सो कॉल्ड पार्लियामेंट या नेशनल असम्बली, उसके इजलास से एक दिन पहले इस फैसले को महफूज कर लिया गया था, जिसपे उस वक्त भी बहुत ज़्यादा तनकीद हुई थी कि ये उसको जो इजलास है उसको चलने का मौका दिया गया है। इजलास के अंदर स्पीकर, डिप्टी स्पीकर के चुनाव का मौका दिया गया है एक ऐसे हाउस के अंदर जो इनकम्प्लीट है, जिसमें आपने जो रिजर्व सीट्स हैं एक बड़ी सियासी जमात को, जो इस हाउस की अभी भी सबसे बड़ी सियासी जमात है, PTI स्ट्रोक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, उसको आपने उसकी वुमेन और रिजर्व सीट्स दी ही नहीं, और एक इनकम्प्लीट हाउस से आपने स्पीकर और नेशनल और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब किया, और यूँ आपने पावर डायनेमिक्स जो है उसको आपने शेप कर लिया। मतलब ये सरासर नाइंसाफ़ी थी, और इसके हवाले से अखबारों के इदारे वगैरह भी उस वक्त छपे। लेकिन ये फैसला रिजर्व कर लिया गया था, और अब ये फैसला जो है मंडे के दिन जो है, ये फैसला अब से बहुत घंटे पहले सुना दिया गया है। देखिए, इसमें टोटल जो सीट्स इन्वॉल्व हैं वो 78 हैं, 78 सीटें हैं, अगर मेरी उर्दू गलत ना हो जाए, 226 में से बाकी जो 226 सीटें हैं, यानी 78 को निकाल के उनकी बंदर बांट पहले ही PMLN, PPP और पाकिस्तान, MQM पाकिस्तान और जो है PMLQ वगैरह, उनके दरमियान में सीटों की डिस्ट्रीब्यूशन हो चुकी। ये कितनी नाइंसाफ़ी पे मबनी है, इसका ऐसे अंदाज़ा लगा लीजिए कि हमारी अंडरस्टैंडिंग ये है कि अगर आप फॉर्म 45 के ऊपर चले जाएं तो नवाज शरीफ की पार्टी को 15-16 सीटें मिली हैं, लेकिन अगर फॉर्म 47 जो मैन्युफैक्चर किए हैं भाई लोगों ने उस पर चले जाएं तो उनको 75-76 सीटें इस नेशनल असम्बली के अंदर दी गई हैं, और 75-76 सीटों की बुनियाद के ऊपर उन्हें रिजर्व सीट्स भी दे दी गई हैं। वैसे पॉलिटिकल जो इनसाइडर्स हैं इलेक्शन के, वो मुझे ये भी बताते हैं कि नवाज शरीफ की पार्टी की अगर अपनी सीट्स हैं, बगैर डब्बे भरे हुए जो सीट्स हैं, भाई लोगों ने डब्बे भी भरे थे उनके लिए, तो वो सीट सिर्फ 5-6 हैं नवाज शरीफ की पार्टी की। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है, इसको माइंड में रखिए कि नवाज शरीफ साहब की पार्टी के पास 3 किस्म की सीटें हैं। एक वो जो उन्होंने अपने जोर बाजू और अपनी पॉपुलैरिटी से जीती, वो 5-6 हैं। एक जो फॉर्म 45 में धांधली और डब्बे भर के उनको सीटें दिलवाई गई बोगस वोट्स की बुनियाद पे, वो 15-16 हैं। और एक वो है जो फॉर्म 47 की बुनियाद पर उन्होंने जीती, जो उनकी पास 75-76 हैं। यही सूरत हाल पीपल्स पार्टी की है, वो उनके पास कोई तकरीबन 25-30 अपनी सीटें हैं, बाकी जो 54-55 सीटें हैं बाकी सब पानी की सीटें हैं उनकी। MQM पाकिस्तान जो है उसके पास अपनी सीट 0 है, जैसे कि मुस्तफ़ा कमाल की जो लीक डिस्कशन थी उससे आप सब जानते हैं। लेकिन इन या मेरा मतलब कहने का ये है कि एक पूरा जाली हाउस है
जिसकी बेस पे रिजर्व सीट्स का पहले ही फैसला हो चुका है। लेकिन अब इन सीट्स का फैसला होना था। मैंने एक से ज़्यादा वीलॉग में आपको कहा था कि ये फैसला इलेक्शन कमीशन ने नहीं करना, ये फैसला पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने और चौधरी निज़ामुद्दीन ने करना है, और इसकी सर्टन पॉलिटिकल कंसिडरेशंस होंगी, और मैं इसका इशारा पहले ही करता चला आया हूँ। मुझे अफसोस किया कि बहुत से लोग जो हैं वो बावजूद इसके कि वो चीज़ों को समझते हैं, ऐसा नहीं है कि चीज़ों को नहीं समझते, इतना बेवकूफ़ कोई भी नहीं है कि चीज़ों को ना समझता हो, लेकिन पॉपुलैरिटी के चक्कर में, रेटिंग्स के चक्कर में लोगों को ना उम्मीद, उनको लगता है कि अगर हम एक सच्चा एनालिसिस कर देंगे तो हमारा जो सुनने वाला है वो डिसअपॉइंट हो जाएगा, हमें देखेगा नहीं। और रेटिंग्स के चक्कर में कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कन्फ्यूजन में भी ऐसा करते हो, लेकिन रेटिंग्स के चक्कर में मैं समझता हूँ कि बहुत से लोग जो है मिसलीडिंग किस्म का एक डिस्क्रिप्शन या एनालिसिस जो है वो देते चले जाते हैं। अब इसमें मैं एक और भी चीज़ आपको क्लियर कर दूँ। फैसला इतना ही नहीं उन्होंने किया कि उन्होंने रद्द कर दिया है कि सुन्नी तहत काउंसिल को सीट्स नहीं मिल सकती। फैसला का दूसरा पार्ट ये भी कहता है कि ये जो सीट्स हैं 78 सीट्स, इन्हें प्रोपोर्शनेट तरीके से तनासब के एतबार से जैसी जैसी सीट्स जीती हैं PMLN, PPP, PMLQ ने मुत्तहिदा का, जिसकी उनकी 17 है, MQM पाकिस्तान की, उसी हिसाब से इन रिजर्व सीट्स को वुमेन और माइनॉरिटी सीट्स जो हैं इन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए उन पार्टीज के दरमियान। ये उसके ये दो कंपोनेंट्स हैं, एक रद्द कर दिया है, दूसरा कहा है कि इसको बाकी जमातों में बांटना है। ये जो दूसरा पार्ट है, इसके खिलाफ एक डिसेंटिंग वोट आया है। पंजाब के जो इलेक्शन कमीशन के मेंबर हैं जनाब बाबर हसन भरवाना साहब, उनका नोट ये कहता है कि मैं बाकी सबसे इस चीज़ तक तो एग्री करता हूँ कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ये सीट्स नहीं मिल सकती, क्योंकि, और उसकी रीजनिंग यह है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने 22 दिसंबर जो एक्चुअल डेट थी डेडलाइन, या जो 24 दिसंबर की डेडलाइन थी, उस तारीख तक अपनी पिटिशन नॉमिनेशन जो थी रिजर्व सीट्स के हवाले से उन्होंने दी नहीं थी, तो उनको ये सीट्स जो है वो नहीं मिल सकती। यहाँ खासा भिंडी किस्म का सीन है। तो इस हद तक तो मैं एग्री करता हूँ, लेकिन इन सीट्स को आप बाकी जमातों में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप आर्टिकल 51 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हैं और आप पाकिस्तान इलेक्शन एक्ट जो देखते हैं 2017 का, तो फिर इन सीटों को आप नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर सकते टिल दैट स्टेज कि आप इलेक्शन एक्ट 2017 के अंदर या पाकिस्तान का जो आइन है उसके अंदर आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ना कर दें। अगर आप ऐसी कोई अमेंडमेंट करते हैं तो फिर आप कर सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। अच्छा, लीगली स्पीकिंग इलेक्शन कमीशन की जो लीगल आर्गूमेंट है वो बड़ा क्लियर है और एक लिहाज से बड़ा कन्विंसिंग आर्गूमेंट है। उनका कहना यह है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल एक ऐसी जमात है जिसके मेन जो कैंडिडेट हैं जनाब साहिबजादा हामिद रजा साहब, उन्होंने भी एक आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से ये इलेक्शन लड़ा था, और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने ना तो कोई सीट जीती है अंडर द एम्बलम एंड द साइन ऑफ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, ना तो नेशनल असेंबली की उनके पास कोई सीट है, ना ही उनके पास प्रोविंशियल असेंबली की कोई सीट है। और अगर आप इलेक्शन एक्ट 2017 को और पाकिस्तान के आइन को, आर्टिकल 51 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को इकट्ठे पढ़ें, तो उस हिसाब से फिर किसी ऐसी ही जमात को यहाँ पर सीट्स मिल सकती थी, रिजर्व सीट्स, जिसने कम अज़ कम नेशनल असेंबली या प्रोविंशियल असेंबली के अंदर अपने साइन, अपने एम्बलम, अपने सिंबल के तहत कोई सीट जीती होती, और ये है कि उसने फिर ये कि नॉमिनेशन अपनी दी होती, और नॉमिनेशन की जो ओरिजिनल डेडलाइन थी वो 22 दिसंबर थी। इलेक्शन कमीशन ने उसमें 2 दिन का इजाफा किया, 24 दिसंबर तक। दोनों तारीखों तक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने कोई अपनी नॉमिनेशन नहीं दी थी, इसलिए उनका जो मर्जर है और बाद में सब्सिक्वेंटली उन्होंने तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर जो एप्लीकेशन दी है वो इनवैलिड है एज पर द लॉ। स्ट्रिक्टली स्पीकिंग इसमें बड़ा वजन है। हाउएवर प्रॉब्लम यह है कि जो सारी की सारी सिचुएशन पैदा की गई है, ये जो क्रिएशन हुई है सारी सिचुएशन की, ये तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने मिलकर पैदा की है। इसीलिए मैं इसके साथ साथ आपको अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट का भी मैंने आपके सामने रेफरेंस दिया था कि दो कोर्ट्स के विजन में, दोनों कोर्ट्स की ऑटोनॉमी में और दोनों कोर्ट्स की जो खिदमत की सर्विस है, या जो उनका जो एक अंदाज और पर्सपेक्टिव है अपनी अपनी जुरिस्डिक्शन को देखने का, और उनके अंदर जो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे कंपेयर करने की इस वक्त आपको ज़रूरत पड़ जाती है। तो सुप्रीम कोर्ट, तो बेसिकली इलेक्शन कमीशन का आर्गूमेंट जो है उसको मैं ये समझता हूँ कि ये एक सेमेंटिक्स का आर्गूमेंट है, बिकॉज ये पूरी की पूरी सूरत हाल जो है ये पैदा की गई है। जो फैसला किया गया है ये इलेक्शन कमीशन का फैसला नहीं है, ये चौधरी निज़ामुद्दीन का फैसला है, जिसकी पॉलिटिकल तशरीह भी मैं अभी आपके सामने रखने वाला हूँ। क्योंकि अच्छा, अब मैं एक एग्जांपल आपको देना चाहता हूँ। मेरे पास कोई और बहुत अच्छी एग्जांपल नहीं थी, लेकिन ये एग्जांपल भी थोड़ी सी आपकी मदद कर जाएगी सूरत हाल को समझने के लिए। देखिए, बरादर मुस्लिम ममालिक तुर्की जो है वो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस कहने में, जिस तरह से आप रियलिटी को देखते हैं, तुर्की के अंदर एक डेमोक्रेसी है, वहाँ हर मुकर्ररा मुद्दत के बाद इलेक्शन होते हैं,
जिन्हें वहाँ के प्रेसिडेंट रजब तैयब एर्दोगान अक पार्टी जो है वो उनको बड़ी भारी अक्सरियत से जीत लेती है, और ये तकरीबन 24 बरस से अक पार्टी और 24 बरस से रजब तैयब एर्दोगान जो है वो तुर्की के पहले प्राइम मिनिस्टर और अब उसके सदर जो हैं वो चले आ रहे हैं। तो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस जिस तरह से आप देखते हैं फ्रॉम अ सुपरफिशियल एनालिसिस, तुर्की एक डेमोक्रेसी है। लेकिन फ्रॉम अ डीपर एनालिसिस, किसी ऐसे मुल्क में जहां 24 साल के लिए एक शख्सियत मुतलिकुल अनान बनकर हुकूमत कर रही हो, और वो चाहे 10 इलेक्शन करवाए या 24 इलेक्शन करवाए या रेफरेंडम करवाए, वो उसको आप डेमोक्रेसी नहीं कह सकते। सो जो डेमोक्रेटिक थ्योरी है, जो डेमोक्रेटिक सब्सटेंस है, उसके एतबार से तुर्की डेमोक्रेसी नहीं है। तुर्की डेमोक्रेसी है, ना बांग्लादेश डेमोक्रेसी है। ये ऑप्टिक्स की एतबार से डेमोक्रेसीज हैं, क्योंकि ये प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स जो हैं उसकी पूरी कर देते हैं, और प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स ऐसी पूरी करते हैं कि जो वेस्टमिंस्टर पार्लियामेंट्री कॉन्सेप्ट है उसके अंदर एक डिफेक्ट है। वो डिफेक्ट ये है कि आप इलेक्शन में उसमें एक प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट जो है वो बार बार इलेक्शन के अंदर खड़ा हो सकता है, और उसकी जो टर्म्स हैं उसके ऊपर कोई लिमिट जो है, अमेरिका में जिस तरह से कि 2 टर्म्स की लिमिट है, इस तरह से वेस्टमिंस्टर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में और ब्रिटिश सिस्टम के अंदर उस पर कोई कदगन जो है वो नहीं लगाई गई, उसकी कोई लिमिट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती है। यहाँ शोर बड़ा ज़्यादा ये अच्छा, मैंने रोका इसको इसलिए था कि यहाँ एक फायर ब्रिगेड का ट्रक है जिसकी ये मसलसल ओ किस्म की आवाज़ जो है चल रही है, और इस दरमियान में यहाँ पर पुलिस की भी बेतहाशा गाड़ियाँ यहाँ से गुजरी शोर मचाते हुए। एक मैं बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपसे शेयर करूँ कि जब आप फिल्मों में देखते हैं, जो लोग पाकिस्तान में जो अमेरिका में है वो तो ऑफ कोर्स इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि ये पुलिस के सायरन बजाती हुई गाड़ियाँ जो हैं अक्सर जो अमेरिका की सड़कों में गुजरती हैं, ये अक्सर क्राइम फाइटिंग एक्टिविटी से ज़्यादा इसका ताल्लुक फायर ब्रिगेड के साथ होता है, या कोई रेस्क्यू किस्म के ऑपरेशंस पुलिस और कर रही होती है, लेकिन ये प्योरली क्रिमिनल रिलेटेड एक्टिविटी नहीं होती, और सबर्बन एरियाज में क्राइम अमेरिका में इतना है भी नहीं। बट कमिंग बैक टू द पॉइंट कि ये जो ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम है, वेस्टमिंस्टर पार्लियामेंट्री सिस्टम, इसके अंदर एक बहुत बड़ा डेफिसिट और वीकनेस है कि आपकी प्राइम मिनिस्टेरियल या हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो है उसके री इलेक्ट होने के ऊपर कोई लिमिट नहीं है, जिस तरह से अमेरिका में प्रेसिडेंट जो है वो 2 दफ़ा से ज़्यादा जो है इलेक्ट नहीं हो सकता। अब इसको पाकिस्तान जैसे मुल्कों में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है कि यार ये तो इंडिया में भी काम करता है, फलां जगह पे भी ये सिस्टम काम करता है, और इसको ज़ाहिर डिफेंड कर लिया जाता है। पाकिस्तान में बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि ये वैसे पता नहीं क्यों कहते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि जो बरतानवी ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो पाकिस्तानी कौम के मिजाज के करीब है, माई फुट। इससे ज़्यादा बड़ा झूठ और बेवकूफ़ी नहीं हो सकती। दर हकीकत जो ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसकी जो तमाम तर एवोल्यूशन और इर्तका हुआ है वो इंग्लिश जो कैरेक्टर है और जो उसका कल्चर है और उसकी तारीख के साथ हुआ है। ये कहीं और इसकी कोई एप्लीकेशन नहीं है। हर मुल्क को अपना ही एक सिस्टम इवॉल्व करने की ज़रूरत होती है, और अगर किसी ने अपना सिस्टम इवॉल्व करना हो तो अमेरिकन जो सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी है, अगर आप उसको इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन देखें तो वो ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम से कहीं ज़्यादा बेहतर है, बिकॉज ये कॉपी कैट किस्म का सिस्टम है जिसको ड्रॉ किया गया है। ब्रिटिश जो सिस्टम है वो ड्रॉ नहीं हुआ, उसकी एवोल्यूशन हुई है, उसका इर्तका हुआ है। बहरहाल ये मैं एक साइड एग्जाम्पल आपको दे रहा था कि अगर आप इस चीज़ को मान लें कि ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम ठीक है, तो फिर तो आप 50 दफ़ा भी अगर री इलेक्ट होते रहेंगे तो आप कहेंगे कि मैं डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड हूँ। लेकिन जब एक मुतलकुल अनान शख्स जैसे कि रजब तैयब एर्दोगान है तुर्की के अंदर, वो कहीं बैठ जाता है तो उसको सिस्टम के ऊपर इतनी ताकत हासिल हो जाती है, उसको उसकी पार्टी उसके ग्रुप को इतनी पेनिट्रेशन हासिल हो जाती है सिस्टम के अंदर कि वहाँ पर डेमोक्रेसी जो है वो ख़त्म हो जाती है। इसीलिए ये जो अमेरिकन सिस्टम है कि 2 से ज़्यादा दफ़ा की आप टर्म आपके पास नहीं होनी चाहिए, ये दिस इज़ द रियल डेमोक्रेसी। और क्योंकि अदरवाइज़ आप बहुत आसानी से एक डायरेक्टली इलेक्टेड ऑफिस को भी डायनेस्टी के अंदर कन्वर्ट आप कर सकते हैं। इसी तरह से ये जो इलेक्शन कमीशन की पूरी आर्गूमेंट है कि जनाब ये तो अब ऐसे हो गया वैसे हो गया, ये सारा सिस्टम ही जिसके अंदर आप देख रहे हैं वो फ्लॉड है। बट मूविंग फॉरवर्ड, अब आ जाते हैं इसकी लीगल कहानी से, डिस्क्रिप्शन से निकल के इसकी पॉलिटिकल इंटरप्रिटेशन की तरफ चलते हैं। पॉलिटिकल और सियासी इंटरप्रिटेशन ये है कि इस्टेब्लिशमेंट में, क्योंकि जो फैसला अभी हुआ है कि आपने रिजर्व सीट्स नहीं दी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और तहरीक इंसाफ के मजमूए को, उसके कॉम्बिनेशन को, इसका मतलब यह है कि इस्टेब्लिशमेंट में और इमरान खान के दरमियान में इस्टेब्लिशमेंट को जो उम्मीद थी कि हम अपनी मर्जी के इलेक्शन जब करवा लेंगे और इमरान खान हकीकत को समझ जाएंगे, हमारी ताकत को समझ जाएंगे कि हमने एक नई रियलिटी क्रिएट कर दी है, और इमरान खान उस नई रियलिटी से समझौता कर लेंगे, उसे एक्सेप्ट कर लेंगे, वो डील उनकी नहीं हो सकी। अब मैं उन तफसीलात में नहीं जाता कि किसने किसके ज़रिए क्या पैगाम भिजवाया, कौन आया, किसने किससे मुलाकात की, वो सिर्फ एक डिस्क्रिप्टिव, एक कहानी सुनाने वाली बातें होती हैं, सेंसेशनल। अब ब्रॉडर पैरामीटर देखें कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को
चौधरी निज़ामुद्दीन साहब को, उनके तमाम लोगों को जो डील चाहिए इमरान खान से, वो डील है क्या? डील ये चाहिए कि हमने जो सियासी पॉलिटिकल ऑर्डर खड़ा किया है शरीफ और जरदारी की शक्ल में, आप इसको एक्सेप्ट कर लें, इसकी तायद करें। बेशक तहरीक इंसाफ हर 15-20 दिन के बाद कहीं कोई मुजाहरा करती रहे, प्रोटेस्ट करती रहे, शोर बचाते रहे, बयान देते रहे, लेकिन आप इन प्रिंसिपल एग्री कर लें कि ये पॉलिटिकल ऑर्डर हमने खड़ा कर दिया है और अब इस पॉलिटिकल ऑर्डर को कम से कम आप दिसंबर 2025 तक इसको आप चलने दें, ताकि ये स्टेबिलिटी के साथ एक स्टेबल तरीके से चल सके। उसकी अहमियत क्या है? उसकी अहमियत यह है कि जो प्रेजेंट आर्मी चीफ हैं, उनको एक्सटेंशन चाहिए, और एक्सटेंशन उनको चाहिए नवंबर 2025 में। उससे चंद हफ्तों या चंद महीनों पहले ही वो अपनी एक्सटेंशन का फैसला कर लेंगे। ये उनकी प्रिंसिपल रिक्वायरमेंट है। अमेरिका में और यहाँ पर जो आपको फ़र्क नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो सारे फैसले हैं वो शख्सियात की शख्सी रिक्वायरमेंट्स के ऊपर, उनकी जो पर्सनल नीड्स हैं उसके ऊपर फैसले हो रहे हैं। अमेरिका और पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की भी यही सूरत हाल है। अच्छा, जो एक्सटेंशन है इस वक्त पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की, अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट ने ऑन द अदर हैंड जो फैसला किया है वो अमेरिका का सोच के फैसला किया है। ये दोनों चीज़ों के दरमियान में बहुत बड़ा फ़र्क है। लेकिन अभी हम ज़रा वापस पाकिस्तान में आ जाएँ, और इमरान खान की ऑन द अदर हैंड असम्पशन ये है, और ये असम्पशन उनकी मसलसल चली आ रही है, उनकी असम्पशन कहीं डिलीवर करती है, कहीं उनकी असम्पशन जो है वो डिलीवर नहीं करती। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जो इतना शू शू टाँ टाँ चल रहा है फायर ब्रिगेड के ट्रक का, ये सारा उस तरह से इस वीडियो के अंदर कैप्चर नहीं हो रहा होगा, और अगर कैप्चर हो रहा होगा तो देन फिर ये वीडियो बढ़ गई है सारी की सारी। इमरान खान की जो असम्पशन है, जिसने इलेक्शन में कम से कम इलेक्शन में डिलीवर कर दिया उनको, वो असम्पशन ये है कि इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 21st सेंचुरी ह्यूमन कॉन्शियसनेस इतनी डेवलप कर चुकी है इन एन एज ऑफ ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, सोशल मीडिया, ज़राए अबलाग, और पाकिस्तान में इतनी शौरी तरक्की हो गई है, और उस शौरी तरक्की को इमरान खान खुद भी जला बख्श रहे हैं और उसको आगे लेके चल रहे हैं कि जब तक मैं खड़ा रहूँगा इखलाकी तौर पर, मैं इस सिस्टम को लेजिटिमाइज नहीं करता, तो ये सिस्टम मॉरल कॉन्शियसनेस के वेट से मेल्ट कर जाएगा और ख़त्म हो जाएगा। कहीं कहीं और कभी कभी ऐसा लगता है कि शायद ऐसा होगा भी, लेकिन ऑन द अदर डेज ऐसा लगता है कि शायद ऐसा नहीं हो सकेगा। एंड द ज्यूरी ऑन दैट असम्पशन, ये जो इमरान खान की असम्पशन है, इसके ऊपर ज्यूरी इज स्टिल आउट। अब हमारे इस चीज़ के ऊपर के जो पंजाब के मेंबर हैं इलेक्शन कमीशन के, जनाब बाबर एस भरवाना साहब, जिन्होंने कहा कि सीट्स को आप वेकेंट रखें, ये सीट्स आप बाकी जमातों को नहीं दे सकते जब तक कि आप कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट न कर दें। और अगर कॉन्स्टिट्यूशन जो है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ये अलाउ नहीं करता, मतलब ये तो आप कह सकते हैं कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ये सीट्स आप नहीं दें, लेकिन आप ये PMLN PPP को ये सीट्स जो है वो नहीं दे सकते। अब जिन लोगों ने इसको डिस्क्राइब किया, उन्होंने ऐसे डिस्क्राइब किया है जैसे कि बाबर एस भरवाना साहब जो हैं, उन्होंने एक बड़ा असूली तौर पर फैसला किया है। मैं समझता हूँ कि, और ये मेंबर भी पंजाब के हैं, मैं समझता हूँ कि ये एक हमारी इलॉजिकल एक्सपेक्टेशन है। जो लोग ये सोचते हैं कि ये भरवाना साहब ने कोई लीगली डिसएग्री कर दिया है, ये उनकी अपनी ज़ाती हिम्मत है, मैं समझता हूँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एज़ पर माई एनालिसिस, यहाँ पर भी चौधरी निज़ामुद्दीन और इस्टेब्लिशमेंट ने भरवाना साहब के ज़रिए एक उन्होंने गुंजाइश इस चीज़ की रखी है कि अगर तहरीक इंसाफ के साथ कोई डील हो जाती है गोइंग फॉरवर्ड, तो उन्हें किसी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से एक रिलीफ दिलवाई जा सकती है, और ये रिजर्व सीट्स उनको जो है वो दी जा सकती हैं। देखिए, पाकिस्तान के अंदर कोई अगर आगे का सोच रहा है, वैसे तो मैंने कई दफ़ा ये कहा कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का कोई लॉन्ग टर्म व्यू नहीं है, कोई उनका 5-10 साल का भी व्यू नज़र नहीं आ रहा, लेकिन कम से कम अगले चंद हफ्तों का या महीनों का व्यू उनके पास ज़रूर होता है। और बाकी जितने भी लोग हैं उनका कुछ महीनों का भी व्यू नहीं मुझे नज़र आ रहा। तो उनका व्यू ये है कि अगर हमारी कोई डील गोइंग फॉरवर्ड, इमरान खान को हकीकत की समझ आ जाती है, हमारी ताकत का एहसास हो जाता है, इमरान खान से हमारी कोई डील हो जाती है, अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो फिर हम ये रिजर्व सीट्स लौटा देंगे। और यूँ भरवाना साहब के जरिए एक उसमें कैच रख दिया गया है। अब जैसा कि आप सुन चुके होंगे कि तहरीक इंसाफ के जो लीडरान हैं, जैसे बैरिस्टर अली ज़फ़र हैं, इसी तरह से जनाब गौहर अली खान साहब हैं, ये लोग, बैरिस्टर गौहर अली खान है, ये लोग कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट से तो रिलीफ इसी चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगी कि बेंच किस किस्म का बनेगा। अगर काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने अपना दस्ते मुबारक से बेंच उन्होंने बनाना है, या वो खुद बेंच में बैठ जाएंगे अगर बिल्कुल ही मर्जी नहीं होगी इस्टेब्लिशमेंट की। अगर कोई यहाँ पर गुंजाइश देनी होगी तो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब एक बड़ा लार्जर बेंच भी क्रिएट कर सकते हैं और यहाँ पे कोई रिलीफ मिल सकती है। लेकिन काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने ही चूंकि बेंच बनाना है और उनकी मर्जी के बगैर बेंच नहीं बन सकता, तो अगर कोई बड़ा बेंच बना भी तो आपको ये समझ आनी चाहिए कि इस्टेब्लिशमेंट एक नरमी जो है वो अंडर द सर्कमस्टेंसेस जो है वो दिखा रही है। अच्छा, दूसरा इसका एक और भी फायदा है भरवाना साहब के डिसेंटिंग नोट का, कि आप दुनिया को ये दिखा सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने एक कानूनी किस्म का फैसला किया है। जहां वेरिड ओपिनियंस पाई जाती थी
वहाँ पे डिसएग्रीमेंट भी था, ये सारा फैसला कोई एक साइड से नहीं कर दिया गया, इसमें कोई यूनानिमिटी नहीं थी, ये डिक्टेटेड फैसला नहीं है और इसमें एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जो है वो एग्जिस्ट करती है और एक मेंबर जो है उन्होंने इससे डिसएग्री भी कर दिया। इससे ज़्यादा इसकी कोई हैसियत नहीं है, अदरवाइज ये बिल्कुल 5-0 का ही डिसीजन आना था। अब आ जाए हम अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तरफ, जहां अमेरिका की जो सुप्रीम कोर्ट है, बच्चों की तरह मुझे अच्छा नहीं लगता कि बाल आपके गिर जाए सामने। यूएस की सुप्रीम कोर्ट जो है, मैं आई एम वेरी हैप्पी, हैट्स ऑफ एंड सल्यूट टू द यूनाइटेड स्टेट्स सुप्रीम कोर्ट एज ए रेजिडेंट टू द यूनाइटेड स्टेट्स। शहरी तो मैं यहाँ का नहीं हूँ, लेकिन उसके बावजूद आई एम वेरी प्राउड कि अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने अमेरिका के मुस्तकबिल के लिए और दुनिया के ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर के लिए एक सही फैसला किया है, जब उन्होंने कहा कि कोलोराडो की सुप्रीम कोर्ट का दिसंबर 2023 का जो फैसला था, जहां डोनाल्ड ट्रंप को रिपब्लिकन पार्टी की प्राइमरी बैलेट से हटाने का हुक्म दिया गया था, उस फैसले को उन्होंने इनवैलिड करारदम करार दिया है और उन्होंने कहा है कि इंडिविजुअल सुप्रीम कोर्ट्स या स्टेट्स जो हैं वो इसका फैसला नहीं कर सकती। यूनाइटेड स्टेट्स को एक बड़ी इकाई के तौर पे उन्होंने देखा और उन्होंने कहा कि इस किस्म का फैसला कि कोई प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट होगा किसी स्टेट में कि नहीं, इसका फैसला स्टेट नहीं करेगी, इसका फैसला सिर्फ और सिर्फ, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट भी नहीं कर सकती, इसका फैसला सिर्फ और सिर्फ अमेरिका की कांग्रेस कर सकती है। और ज़ाहिर है कि अमेरिका की कांग्रेस पे पहले इस किस्म की कोशिश की गई थी, लेकिन वहाँ ये कोशिश जो है वो नाकाम हो गई। ये बड़ा टेक्निकल तरीके से उन्होंने ट्रंप की यहाँ से जान निकाली है। वैसे तो ट्रंप ने 3 नॉमिनेशन रिपब्लिकन की थी सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन फैसला स्प्लिट नहीं आया। यहाँ पर आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव कंसेंसस जो है इस कॉन्स्टिट्यूशनल इशू पे नजर आता है, जो एक बड़ी पॉजिटिव किस्म की चीज़ है। इसकी पॉलिटिकल इंटरप्रिटेशन क्या है, इसको लीगल, कई दफ़ा फैसले लीगल जो होते हैं ना उनको मुख्तलिफ अंदाज से या मुख्तलिफ कोई स्टिक बनाई जाती है लीगल फैसला करने के लिए, एक आर्गुमेंट दे दिया जाता है। ये लॉ की एक मजबूरी होती है, लीगल राइटिंग की, लीगल डिसीजन मेकिंग की, लेकिन असल में इसके पीछे एक पॉलिटिकल विजन और पॉलिटिकल थिंकिंग है। पॉलिटिकल इंटरप्रिटेशन इसकी यह है कि आप एक पॉपुलर लीडर को, जिसके साथ 50% अमेरिकन खड़े हैं या 40% अमेरिकन खड़े हैं और जो इस वक्त अमेरिका की तारीख का सबसे पॉपुलर पॉलिटिकल लीडर है, और अगर उसका आप लीगली रास्ता कोर्ट्स के जरिए नहीं रोकते, ही इज़ प्रोबेबली सेट टू बिकम दी प्रेसिडेंट इन ऑल प्रोबेबिलिटी, जो लग रहा है इस वक्त सूरत हाल में। तो आप अगर अदालतों के जरिए उसका रास्ता रोकेंगे तो ये फिर डेमोक्रेसी के रास्ते में और अमेरिका का जो सिस्टम है उसके रास्ते में रुकावट भी आप पैदा करेंगे, डिसअपॉइंटमेंट होगी, पोलराइजेशन होगी और अमेरिका के अंदर एक इंतहा पसंदी और एक अमेरिका के अंदर एक इंस्टेबिलिटी जो है वो पैदा हो जाएगी। एज ए रेजिडेंट टू यूनाइटेड स्टेट्स मैं समझता हूँ कि माई फ्यूचर इज सेफ, अमेरिका का फ्यूचर बचा लिया गया है। बिकॉज अगर दूसरी तरफ एक इंतहाई पॉपुलर लीडर जिसके ज़्यादातर वोटर हैं भी कम पढ़े लिखे वाइट हैं, उसका इस तरह से आप रास्ता रोकेंगे तो अमेरिका के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पैदा होगी। अमेरिका में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पैदा होगी तो ग्लोबल ऑर्डर में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पैदा होगी। बिकॉज मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि चीन और रूस अमेरिका के ग्लोबल ऑर्डर के अंदर रहते हुए तो अमेरिका के ग्लोबल ऑर्डर को फाइट कर सकते हैं, उसके अंदर एक स्पेस पैदा कर सकते हैं, एक ऐसी स्पेस पैदा करते हैं जिससे कभी मुस्लिम ममालिक को, कभी पैलेस्टीनियंस को, कभी पाकिस्तान को, कभी किसी और को फ़ायदा हो जाता है। लेकिन उनके पास कोई ग्लोबल ऑर्डर को रन करने का इस वक्त कम से कम कोई विजन नहीं है। चाइनीज़ डू शो सर्टन सीड्स ऑफ अ ग्लोबल ऑर्डर, जब वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या ट्रेडिंग इंस्टीट्यूशंस बनाना चाहते हैं, फ्री ट्रेड को सपोर्ट करते हैं, लेकिन अभी तक चाइनीज़ ग्लोबल ऑर्डर की तरह का कोई कॉन्सेप्ट जो है वो सामने नहीं ला पाए। और एक लास्ट मैं कमेंट कर दूं कि जब पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल 2022 के अंदर, जब बंदयाल कोर्ट ने, और ऑफ कोर्स उसमें काजी फायज ईसा साहब का ब्लैकमेल भी शामिल था, उस वक्त उन्होंने जब वो अपना फैसला किया था, जिसको मैंने हमेशा कहा कि सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने उस वक्त सुसाइड कर ली। लीगली स्पीकिंग बंदयाल कोर्ट का फैसला, जब उन्होंने कासिम सूरी की जो इनिशिएटिव था असेंबली को बर्खास्त करने वाला, और जो इमरान खान की हुकूमत ने हुकूमत ख़त्म कर दी थी असेंबली और एक इलेक्शन का ऐलान कर दिया था, उसका रास्ता जब सुप्रीम कोर्ट ने रोका तो स्ट्रिक्टली लीगली स्पीकिंग दे हैव अ रीज़न, लेकिन पॉलिटिकली वो एक डिजास्टर्स डिसीजन था, जिसके नतीजे में पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की अपनी तमाम तर हैसियत जो है वो ख़त्म हो गई। और जब मैंने ये वर्ड्स पहली दफ़ा कहे थे, मैंने कहने शुरू कर दिए थे 2022 में, तो आई एम श्योर कि आप में से 90% लोग जो हैं वो सोचते होंगे कि मैं क्या बकवास कर रहा हूँ। लेकिन आज 2 बरस गुजरने के बाद आप में से बहुत से लोग ये समझ सकते हैं कि जो मैं पॉइंट समझाना चाहता हूँ, लॉ इज़ ओनली अ फंक्शन ऑफ द पॉलिटिक्स ऑफ अ कंट्री। अगर किसी मुल्क, किसी सिस्टम की पॉलिटिक्स डिस्टर्ब हो जाए, कानून कुछ नहीं आपको प्रोटेक्शन दे सकता। चाहे आपके पास ब्रिटिश पासपोर्ट के साथ साथ अमेरिकन पासपोर्ट भी हो, आपको कोई सिचुएशन में स्टेबिलिटी, अगर स्टेबिलिटी नहीं होगी, आपके पास कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं होगा। तो अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट, हैट्स ऑफ टू इट। मैं कोशिश करूंगा चंद दिनों में अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट के बाहर खड़े होकर मैं एक वीलॉग करूं अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट की किसी हवाले से,
अभी इतना ही, फिर मुलाकात होती है। थैंक यू।